आजकल सोशल मीडिया पर एक नई तरह की वैज्ञानिक जागरूकता की लहर से चल पड़ी है। जैसे ही सावन या कोई भी हिंदू त्योहार आता है, कुछ लोग विज्ञान का चश्मा पहनकर उपदेश देने लगते हैं कि गंगा में दूध मत चढ़ाओ, मछलियां मर जाती हैं, नदियों में प्रदूषण हो जाता है। कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े डेटा और विज्ञान लेकर निकल पड़ते हैं और दावा करते हैं कि गंगा में दूध चढ़ाने से ऑक्सीजन कम हो जाती है और मछलियां मर जाती हैं। जो लोग प्लेट में मछलियां सजाकर उसको खाने के शौकीन हैं, जो लोग फिशिंग इंडस्ट्री के कारण हर साल अरबों मछलियों के मारे जाने पर मौन रहते हैं, अचानक उन्हें नदी में कुछ लीटर दूध चढ़ाने से मछलियों के स्वास्थ्य की बड़ी चिंता सताने लगती है। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? पर दोस्तों, सवाल अगर उठा है तो इसकी पड़ताल भी जरूरी है और जवाब भी देना जरूरी है कि क्या वास्तव में हमारे बच्चों को जीवन देने वाला दूध मछलियों के लिए विष का काम करता है, या फिर विज्ञान को सिर्फ अपने सहूलियत और चंद लाइक और शेयर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम इस बात का बतंगड़ बनाने वाली मानसिकता और इस प्रोपोगंडा की परतें खोलेंगे और साथ ही इस मामले का वैज्ञानिक और शास्त्रीय विश्लेषण भी करेंगे। नमस्कार, गीता सिंपल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले विज्ञान का पक्ष समझ लेते हैं कि क्या सच में नदी में दूध चढ़ाने से मछलियां मर सकती हैं? विज्ञान का इस पर क्या कहना है? तो ये लोग अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है BOD, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, जिसमें ये कहते हैं कि नदी में चढ़ाने पर दूध सड़ता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी से उस नदी की मछलियां मर जाती हैं। इसके लिए ये लोग अमेरिका के 2004 की एक घटना का उदाहरण देते हैं, जिसमें मिनेसोटा झील के किनारे लगभग 6600 गैलन दूध से भरा एक टैंकर पलट जाने से सारा दूध उस नदी में चला जाता है और जिससे हजारों मछलियां उस नदी में मर जाती हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि पानी में इतनी मात्रा में खाने पीने की चीजें गिरने से BOD लोग बढ़ जाता है, क्योंकि वो चीजें सड़ने से पानी का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इसके उलट एक और घटना मैं आपको बताता हूं, और वो है साल 2017 में अमेरिका की आयोवा शहर की मिडल नोडावे नदी की घटना, जिसमें दूध से भरा एक टैंकर पलट गया और करीब 7500 गैलन दूध सीधे नदी में बह गया। पर्यावरण एक्सपर्ट्स को डर था कि इससे नदी की मछलियां मर जाएंगी, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? आयोवा डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी DNR की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस दुर्घटना से नदी में एक भी मछली नहीं मरी। ऐसे ही इसी साल 2026 में अभी हाल ही की घटना है भारत में नर्मदा नदी की, जिसमें 11,000 लीटर दूध चढ़ाने का मामला काफी तूल पकड़ लिया। लेकिन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्थानीय मत्स्य विभाग द्वारा सामूहिक मछलियों की मृत्यु की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो इन 3 घटनाओं में से केवल एक में ही मछलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई, लेकिन बाकी 2 में एक भी मछली मारने की बात सामने नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन सा साइंस है? दरअसल आपसे दूध के कारण ऑक्सीजन लेवल कम होने की बात तो बताई जाती है, लेकिन उसके आगे क्या होता है, यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य आपसे छुपा लिया जाता है, और जिसे कहते हैं डाइल्यूशन फैक्टर और रीएरेशन या रीऑक्सीजनेशन फैक्टर। डाइल्यूशन का मतलब है कि पानी की मात्रा कितनी है और उसमें मिलने वाले दूध की मात्रा कितनी है, मतलब पानी और दूध का रेशियो कितना है, वही उसका डाइल्यूशन फैक्टर होता है। और हाँ, साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा सवाल भी है कि क्या ये लोग नहीं जानते कि लोटिक वाटर और लेंटिक वाटर में जमीन आसमान का अंतर होता है। दरअसल धरती पे जितने भी जलाशय होते हैं उनकी 2 श्रेणियां होती हैं, एक लोटिक वाटर यानी बहता हुआ पानी और दूसरा लेंटिक वाटर यानी ठहरा हुआ पानी। गंगा या किसी भी ऐसी नदी का पानी लोटिक वाटर की श्रेणी में आता है, जिसका औसत बहाव हजारों क्यूसेक पर सेकंड होता है और इसलिए नदी के जल का डाइल्यूशन फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें अगर कुछ लोग कभी कदार कुछ लीटर दूध अर्पित भी कर देते हैं तो नदी के इतनी मात्रा में जल के सामने दूध की वो मात्रा लगभग ना के बराबर होती है, मतलब वो दूध पूरी तरह से नदी के बहते पानी में डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा, बहते हुए पानी में रीएरेशन यानी रीऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है, मतलब हवा से ऑक्सीजन लगातार पानी में वापस घुलती रहती है और पानी का ऑक्सीजन लेवल कुछ देर बाद वापस सामान्य हो जाता है। और साथियों, इसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ये सब समझते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ही अंतर्गत एक मॉडल बताया जाता है जिसे स्ट्रीटर फ्लैप्स ऑक्सीजन सैक कर्व कहते हैं। इसमें एक ग्राफ से दर्शाया जाता है कि बहते हुए जल में प्रदूषण मिलने पर कैसे ऑक्सीजन या DO का ग्राफ अचानक नीचे गिरता है, लेकिन फिर रीऑक्सीजनेशन होने से वापस DO नॉर्मल हो जाता है। आप खुद ये ग्राफ देख सकते हैं और ये आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा।
तो मछलियां तब मरती हैं जब ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरा ही रह जाए, लेकिन बहते जल में रीऑक्सीजनेशन के कारण ऑक्सीजन वापस सामान्य हो जाता है, और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और इसके अलावा विज्ञान ये भी कहता है कि नदियों का पानी सेल्फ प्योरीफाइंग होता है, मतलब नदियों का पानी खुद को ही साफ कर लेता है। जैसे गंगा में मौजूद फेज दूसरे नुकसानदायक बैक्टीरिया को ही नष्ट कर देता है, और इसी कारण गंगा नदी का पानी पवित्र कहा जाता है। तो दूध सड़ाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को भी ये बैक्टीरियोफेज नष्ट कर देता है। तो इसलिए तेज बहते हुए नदी के जल में दूध उतना नहीं सड़ पाता जितने ठहरे हुए पानी में। दूध वहाँ ज़्यादा सड़ता है और बीओडी लोड वहाँ ज़्यादा बढ़ता है जहाँ पानी रुका हो, पानी कम हो या फिर पानी का बहाव धीमा हो। मतलब जहाँ रीऑक्सीजनेशन और डाइल्यूशन फैक्टर कम हो, नुकसान वहाँ ज़्यादा होता है। तो यही कारण है जिससे नोडावे नदी और नर्मदा नदी के मछलियों के मरने की घटना सामने नहीं आई। दोनों नदियों का बहाव इतना तेज था और पानी की मात्रा इतनी थी कि दूध का प्रभाव तुरंत खत्म हो गया। दोस्तों, जब 7500 गैलन दूध एक छोटी सी नोडावे नदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो गंगा या नर्मदा जैसी विशाल और शक्तिशाली नदियों में कुछ लीटर दूध अर्पित करने से प्रलय आने का दावा करना सरासर मूर्खता है। 2004 में मिनेसोटा की घटना वास्तव में एक झील की घटना थी, न कि किसी नदी की। झील का पानी लेंटिक वाटर की श्रेणी में आता है, जिसमें डाइल्यूशन और रीएरेशन फैक्टर कम होते हैं। यही कारण था कि मिनेसोटा झील की हजारों मछलियां उस समय मर गई थी। तो अगर आप इन तीनों घटनाओं की तुलना करें तो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। आप खुद इसे देख सकते हैं। दोस्तों, जो नदियां भारत में अरबों लीटर सीवेज और फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल रोज पी रही हैं, क्या चंद लीटर दूध उसकी मछलियों का दम घोट देगा? या विज्ञान नहीं, सिलेक्टिव प्रोपोगंडा है? एक और तर्क दिया जाता है कि दूध में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिसके कारण नदी में बहुत सारे शैवाल पैदा हो सकते हैं और उससे नदी का जल खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ फिर ये लोग लेंटिक वाटर और लोटिक वाटर के बीच का अंतर भूल जाते हैं। नदियों में शैवाल होना, मछलियों का मरना, प्रदूषण, ये सब खास तौर पर शहरों के गंदे नालों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को जब नदियों में डाला जाता है तो उससे होता है। ज्यादा बड़ा खतरा उससे है, दूध चढ़ाने से नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लोग उस पर वीडियो कभी नहीं बनाते। जब फिश इंडस्ट्री में रोज अनगिनत मछलियां मारी जाती हैं और यही लोग बड़े चाव से मछलियां खाते हैं, तब इन लोगों के मछलियों की जान की फिक्र कहाँ चली जाती है। लेकिन कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा त्योहारों या फिर धार्मिक आयोजनों पर कभी कदार दूध चढ़ा भी दिया जाए तो उस बात का बतंगड़ बनाकर पूरा विज्ञान लेकर ये लोग उतर पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ये विज्ञान नहीं, बस हिंदू धर्म को जैसे तैसे नीचा दिखाना है। तो अगली बार जब भी कोई आपको इस तरह की बातों से डराने की कोशिश करे तो उसे डाइल्यूशन, रीऑक्सीजनेशन और लोटिक वाटर का विज्ञान जरूर समझा देना। लेकिन अब चलिए ये भी समझ लेते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से नदी में दूध चढ़ाने का क्या विधान बताया गया है, क्योंकि मेरा कोई सिलेक्टिव प्रोपोगंडा नहीं है। जो लोग 11-11 हजार लीटर दूध नदियों में बहा देते हैं, उन्हें भी ये कुछ खास चीजें समझना जरूरी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि या सफलता को प्राप्त करता है, न सुख को और न ही परम गति को। तो क्या हमारे शास्त्रों में 10 लीटर, 50 लीटर या 11,000 लीटर दूध नदी में चढ़ाने का कोई विधान बताया गया है? तो इसके लिए स्कंद पुराण और पद्म पुराण में गंगा जी की महिमा और गंगा पूजन की विधि बहुत ही विस्तार से बताई गई है। लेकिन अर्पण के लिए खास तौर पर दूध का जिक्र उसमें नहीं मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में केवल अंजुल भर जल में घी और तिल अर्पित करने का विधान बताया गया है और साथ ही अनाज और गुड़ का पिंडदान करने की बात कही गई है। तो इस हिसाब से गंगा में दूध चढ़ाने का शास्त्रीय निर्देश है ही नहीं, और है भी तो केवल अंजुल भर का, 11,000 लीटर का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लोग तो बस अपने मर्जी से काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है तो फिर भगवत गीता के हिसाब से आपका ये चढ़ावा व्यर्थ भी है और गलत भी है। यहाँ साइंस की बात तो अलग है, पर गंगा में इस तरह दूध चढ़ाना तो शास्त्रों के हिसाब से ही गलत है। हमें ये समझना चाहिए। भगवत गीता में ये भी लिखा है कि जो कर्म बहुत ज्यादा अहंकार के साथ किया जाए और जिसे करने में बहुत अधिक परिश्रम या दिखावा लगे, उन्हें रजस कर्म कहा जाता है। कहने का मतलब, ऐसे अहंकार और दिखावे वाले कर्म का कोई भी लाभ या फल नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे दिखावे वाले, अहंकार वाले कर्म आप क्यों करते हो? अगर एक अंजुल भर या एक चम्मच भर दूध ही सच्ची श्रद्धा से अर्पित कर दिया जाए तो उतना ही भक्ति के लिए भी पर्याप्त है और शास्त्र के अनुसार ठीक भी। लीटरों दूध नदी में अर्पण करने का कार्य न तो तर्क संगत है और न ही शास्त्र संगत। कोई भी कर्मकांड अगर आप करने जा रहे हो तो उसके पहले शास्त्र का विधान क्या है
और उसका महत्व क्या है ये जरूर समझ लीजिए, वरना ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स वे आप पर उंगली उठाएंगे और आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए बिना पूरी जानकारी के कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य मत कीजिए कि आप पर उंगली उठे। धर्म को जरूर निभाइए, लेकिन पूरी जानकारी और उसके महत्व को समझ कर निभाइए। तो सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी जानकारियों के लिए आप गीता सिंपल चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।